नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत होने का अनुमान रखा है। तो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक जो है इसने 6.3% जीडीपी वृद्धि दर बताई है 2023-24 के लिए, और पहले जो थी ये 6.6% बताई गई थी और इसको घटा करके 6.3% बताया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि 2023-24 में ये जो पहली तिमाही का बैंक ऋण वृद्धि है वो भी बढ़ी है और वो 15.8% हो गई है, जो कि पिछले साल 2022-23 में ये 13.3% थी। सेवा क्षेत्र में इंक्रीज की है जीडीपी, और जो टोटल जो सेवा क्षेत्र में जो जीडीपी का वृद्धि दर है वो 7.4% बोली गई है। उसके साथ ही निवेश में जो वृद्धि है वो 8.9% विश्व बैंक के द्वारा बताई गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अभी तक एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 3 और 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर तक ये 18 गोल्ड मेडल भारत ने एशियाई खेलों में जीते हैं, और टोटल जो है अभी मेडल को अगर हम देखें तो इंडिया ने अभी तक जो है 81 मेडल्स गेन किए हैं, और ये जो आंकड़ा है ये 11वें दिन तक का है। ठीक है, 11वां दिन कहने का मतलब है 5 तारीख तक का, ये 5/10/2023 तक का डाटा है। पिछली बार भारत ने जो है 70 पदक अर्जित किए थे, तो इस बार 100 के आसपास होने की, पदक जीतने की ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और टोटल जो गोल्ड मेडल हैं, जैसे अभी तक इंडिया के 11वें दिन तक के खेल में टोटल 11वें दिन जो है अगर हम बात करें तो 11वें दिन तक ये 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ये 11वें दिन जीते थे। 11वें दिन में जो गोल्ड मेडल्स हैं तो 3 लोगों ने जीते। उनमें पहला नाम नीरज चोपड़ा का है जेवलिन थ्रो में। दूसरा नाम जो है तीरंदाजी मिक्स डबल्स में ज्योति वैनम और ओजस देवताले का नाम आता है। ज्योति वैनम, थर्ड जो है वो ओजस देवताले। ये दोनों लोग 4x400 मीटर की रिले दौड़ जो है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया की पोजीशन इस समय 4th पोजीशन पर है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एशियन गेम्स जो हैं ये हो रहे हैं चाइना में। चाइना द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है एशिया गेम 2023, और इंडिया की पोजीशन जो है वो अभी तक 4th बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो अभी 2023 का नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है फिजिक्स में, वो 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें पियरे एगोस्टिनी हैं, फेरेंक क्रूज हैं और एनी एल व्हिलियर हैं। पियरे एगोस्टिनी, दूसरा नाम जो है वो फेरेंक क्रूज का है, थर्ड नाम है एनी एल व्हिलियर। इनको भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो बेसिकली एक प्रयोग इन्होंने किया था कि मानवता को परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए इन्होंने नया उपकरण बनाया। बेसिकली क्या है कि प्रकाश से सबसे छोटी जो पल्स है लाइट की, वो पल्स क्या होता है कि इसमें जो ये लाइट की पल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एनर्जी कन्वर्जन जो है बहुत ही कम ड्यूरेशन में होता है। और इसके लिए इन्होंने ये जो पल्स का स्नैपशॉट लिया है तो उसमें भी ये बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम समय में ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो है वो एनर्जी में होता है। तो ये दोनों जो हैं ऊपर वाले, ये पहले नंबर के पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रूज, ये जर्मनी के हैं, और एली एनी व्हिलियर जो हैं ये स्वीडन की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं? तो लिएंडर पेस का नाम आता है, टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको नामांकित किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। अभी तक 50 ईयर्स ओल्ड इनकी आयु हो चुकी है एज, और इन्होंने जो टोटल 6 नॉमिनी हैं उन 6 नॉमिनी में अपना स्थान बनाया है। तो इनके साथ मिलाकर के 6 हैं, और इनके अलावा टोटल 5 नॉमिनी और हैं। तो पहला जो नॉमिनी है वो कारा ब्लैक है, कारा ब्लैक। सेकंड है कार्लोस मोया, थर्ड है एना इवानोविक, और फोर्थ हैं फ्लाविया पेलेटा। इन चारों लोगों के अलावा डेनियल नेस्टर भी हैं। तो डेनियल नेस्टर, इन 5 लोग के अलावा लिएंडर पेस को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए, नामांकित किया गया है, और ये पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है अभी हाल में? तो ये वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है। कोविड-19 के दौर में, जैसा कि हमको पता है कि कोविड पेंडेमिक हो गया था, और इनको उस समय जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसको रोक दिया गया था। अभी जो इनको ये वहीदा रहमान जी को 2023 में ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड 2021 का अवार्ड है। वहीदा रहमान बेसिकली 3 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ, और हिंदी सिनेमा में ये इन्होंने बहुत ही अच्छी किरदार निभाया है। 90 फीचर फिल्म्स में ये काम कर चुकी हैं, और जिसमें इनको पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री 1972 में
और पद्म भूषण 2011 में इनको प्रदान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 2023 में अभी 2021 के लिए की लिस्ट में जो है 21 के लिए इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्म थी रोजलू मराई, उससे अपना कैरियर का स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद हम जानते हैं कि गुरुदत्त की फिल्म है, जैसे प्यासा है, कागज़ के फूल हैं, 14वीं का चांद है, साहिब बीबी और गुलाम के अलावा गाइड, राम और श्याम, खामोशी जैसी पिक्चरें इन्होंने की हैं। ये इनको नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको कई फिल्म में अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुर्खियों में रही स्वाति नायक, कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है? तो नॉर्मन ई बारलॉग पुरस्कार इन्होंने जीता है। और स्वाति नायक ने बेसिकली ये पुरस्कार जो है ये चावल की एक नई किस्म को इजाद करने के लिए जीता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि नॉर्मन ई बारलॉग इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो डॉक्टर स्वाति नायक ने 500 से अधिक जलवायु लचीले और उच्च उपज देने वाले जैव फोर्टिफाइड और स्वस्थ बीज किस्मों के लिए 10,000 से अधिक ऑन फार्म तुलनात्मक परीक्षण किए, और उसके बाद में इन्होंने छोटे किसानों के परिप्रेक्ष्य में ये पुराने बीज किस्मों को फिर से इनब्रीड किया है, विकसित किया है, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। तो इसके लिए उनको ये नॉर्मन ई बारलॉग पुरस्कार दिया गया है बेसिकली ये। और इस समय ये जो स्वाति नायक हैं, डॉक्टर स्वाति नायक, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वहाँ पर प्रोफेसर हैं, या कह सकते हैं वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने चावल की नई किस्मों को इजाद किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत कितना है? 75% ODF प्लस गांव हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश जो है अभी हाल ही में 100% विलेज को कवर किया है ODF प्लस के लिए यूपी ने। टोटल यूपी में 95,767 विलेजेस हैं जिनको कवर अप किया गया है ODF प्लस के लिए। और टोटल अगर कंट्री की बात करें तो 75% का मतलब है 4.4 लाख गांव ये ODF प्लस की रैंक में आ गए हैं, जो कि 75% है टोटल विलेज का। और साथ में यही बता दें कि 2024-25 में इसका सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है। तो सेकंड स्टेज में अन्य राज्यों को भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ई-उन्नत किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का सेवा वितरण पोर्टल है? तो ई-उन्नत ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके लिए ये बनाया गया है। और ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है इसमें स्वास्थ्य संबंधी हो या शिक्षा संबंधी हो, है ना, या कोई अन्य फॉर्म जो है उसको भरना हो, कोई सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट के लिए भी ये साइट जानी जाती है ई-उन्नत। और इसमें टोटल जो है 913 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। इससे पहले केरला में 911 ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश आता है, MP आता है, जहाँ पर
स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा या किसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। तो डिजिटल J&K प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर इसमें जो है 35 सर्विस ही जुड़ पाई थी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। अब जो है ये 913 ऑनलाइन सर्विसेज जोड़ दी गई हैं, जिसमें हेल्थ एजुकेशन के अलावा नशा मुक्त भी शामिल है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ई उन्नत की ये जो वेबसाइट है, इसको डिज़ाइन किया गया 14 जुलाई 2022 में, और उसके बाद से वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने इसको स्टार्ट करने में योगदान दिया था। और अभी जो है ये एक ट्रांसपेरेंट और इंटीग्रेटेड और एसेसिबल सर्विस पोर्टल है, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनको 913 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इस पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव चौधरी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है इसके लिए, और जो रघु श्रीनिवासन है ये 28वें महानिदेशक होंगे BRO के। रघु श्रीनिवासन ये NDA खड़गवासला और साथ में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एलमुनी रहे हैं, और साथ में इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया है, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन रक्षक में भी भाग लिया है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, और साथ में J&K जम्मू और कश्मीर का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर इलाकों के लिए इनको अनुभव बहुत ज़्यादा है, और ये 2 साल के लिए डिफेंस एडवाइज़र भी रहे हैं, भारत सरकार के डिफेंस एडवाइज़र। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और बेसिकली क्या है कि कोविड-19 जब पेंडेमिक हो गया था, महामारी के रूप में जब फैला था, तो एट दैट टाइम एक टीका mRNA मैसेंजर RNA जो न्यूक्लियोसाइड बेस है, उसको लेकर के ये जो वैक्सीन है या टीका है, ये इसको निर्मित किया गया था इनके द्वारा, और इसी चीज़ के लिए इनको दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो कैटालिना कारिको जो है ये 68 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये हंगरी की हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, हंगरी मूल की हैं। और ड्रू विसमैन 64 वर्षीय इनकी एज है, और ये पेन इंस्टीट्यूट फॉर RNA इनोवेशन के प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। कैटालिना कारिको जो हैं ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 13वीं महिला बनी हैं, 13th वुमेन हैं ये जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। 2 साल पहले जब हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी एक तरह से पूरे विश्व में फैली थी, उस समय कारिको और विसमैन ने एक शोध किया और mRNA वैक्सीन को तैयार किया। इसी mRNA वैक्सीन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है। तो अभी इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है इंडिया में, और ये इलेक्ट्रिक हाईवे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नितिन गडकरी जी ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं,
इंडिया के, और इनके द्वारा ये इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से जयपुर बनेगा, जिसमें ये नितिन गडकरी जी ने इसको अनाउंस किया दिल्ली में 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में। तो इसमें दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी जो है वो तेज़ी से कवर की जाएगी, और इसमें टाइम जो है वो 2 घंटे 50 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और साथ में जो है किराया जो है वो 30% कम लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने वहाँ पर ये जो कॉन्क्लेव हो रहा था वो इंदौर में ही आयोजित किया गया। तो 100 स्मार्ट सिटीज़ में फर्स्ट पोजीशन जो है वो इंदौर की आई है। सेकंड पोजीशन पर सूरत है, और थर्ड पोजीशन पर आगरा को ये पुरस्कार मिला है। राज्यों में अगर देखें तो एमपी फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है, और थर्ड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश रहा है, और उत्तर प्रदेश के साथ थर्ड पोजीशन पर राजस्थान को भी नामित किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत की लगभग 31% आबादी शहर में रहती है, और जीडीपी का जो 63% है वो योगदान रहता है जीडीपी में इस आबादी का। 2030 तक ये 40% शहरों में ये आबादी हो जाएगी, तो 31 से 40% ये राइज होगा, जो कि जीडीपी में अभी जो 63% है वो बाद में 75% का योगदान हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ का मिशन जो है, स्मार्ट सिटी मिशन, ये मिशन 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया है। इनकी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, पीपीएम, और इसमें 9 सितंबर को ये चुनाव हुए थे, जिसमें 50% से अधिक वोट जो है वो मोहम्मद मुइज्जू को मिला। 30 सितंबर को सेकंड राउंड की वोटिंग हुई, और उसके बाद यह विजय घोषित किए गए। मुइज्जू एक्चुअली में क्या है कि इंडिया का जो समर्थक रहे हैं, इंडिया के साथ जो मालदीव के रिलेशन रहे हैं, तो डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहे हैं, और डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ये अपने चुनावी अभियान में ये कह चुके हैं कि देश के नीतिगत फैसलों में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आज़ादी कमज़ोर पड़ी है। यानी कहीं ना कहीं पर इन्होंने चाइना को सपोर्ट किया है, और एंटी इंडियन के रूप में इनको जाना जा रहा है। आगे की जो भारत की विदेश नीति है वो मालदीव के साथ कैसी रहने वाली है ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति मालदीव का चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 35% आरक्षण का प्रावधान किया है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए, और 31% ये पुलिस में पहले से ही महिलाओं का रिजर्वेशन रहता था वहाँ पर एमपी में, और जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ पर सरकारी नौकरियों में उसमें
महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। और एक चीज़ और है कि एमपी में ही सबसे पहले जो 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया था पंचायती राज में, ठीक है, पंचायत में जो प्रधान बनते हैं तो उसमें 50% महिलाओं की सीट होती है। तो जो एमपी है ये फर्स्ट स्टेट था ऐसा करने वाला। तो अभी जो है कि टोटल एमपी में 5.6 करोड़ वोटर्स हैं, मतलब इतनी पॉपुलेशन है 5.6 करोड़ 18 प्लस की, और जिसमें 2.72 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन हैं जिनका हाल ही में भारत सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है? नितिन गुप्ता ये सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, और इनका एक्सटेंड कर दिया गया है कार्यकाल। ये 30 सितंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और उसके बाद में अब इनको जो है 30 जून 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और 9 महीने का एक्सटेंशन जो है ये किया गया है, 9 मंथ्स का। इसके अलावा सीबीडीटी में जो नितिन गुप्ता का जो ये एक्सटेंशन किया गया है उसमें ये 1/10/2023 से ये एक्सटेंशन प्रभावी हो गया है, यानी 1 अक्टूबर 2023 से ये एक्सटेंशन को प्रभावी मान लिया गया है, और इनको जो है ये रहेंगे अभी ये चेयरमैन सीबीडीटी के 30 जून 2024 तक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कितने परसेंट का जीएसटी लगाने का प्रावधान किया है? तो 1 अक्टूबर से ये लागू भी हो गया है। तो 1 अक्टूबर 2023 से ये प्रावधान 28% जीएसटी लगाने का प्रावधान, सीजीएसटी लगेगा इस पर। और इस पर एक्चुअल में ऑनलाइन गेमिंग जो भी प्लेटफॉर्म हैं या फिर जो भी पंजीकृत है, एक तरह से रजिस्टर्ड हैं, उन सभी पर ये लगेगा। और साथ में इसमें जैसे जैसे सट्टेबाजी है या लॉटरी है या जुआ है, वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसमें क्या है कि 28% जीएसटी पर जो है बताया गया है कि ये लगेगा, और साथ में जो है इसको कड़ाई से जो है बिल्कुल पालन किया जाएगा इसका। और साथ में जैसे चिप्स है या टोकन है या सिक्के है या टिकट जो भी खरीदे जाते हैं उसमें भी ये जीएसटी लगाया जाएगा 28%। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने, मैंने अभी बताया था कि हासिल किया है, और 95,767 गांव हैं टोटल उत्तर प्रदेश में जो 100% ODF प्लस हो गए हैं, और ओपन डिफिकेशन फ्री इनको बोला जाता है जैसे, ठीक है। तो ऑल इंडिया में 4.4 लाख विलेज हैं, जिसमें ऑल इंडिया में ये 4.4 लाख में 75% विलेजेस कवर अप हो चुके हैं। तो अभी जो यूपी में केवल 15,088 गांव पहले हुए थे 2023 में, 1 जनवरी तक 2023 तक, और अभी जो है दिसंबर भी नहीं आया है और हमने जो है 95,767 यानी जितने भी गांव हैं उनको कवर कर लिया है 100%, ठीक है, यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व कप्तान अजय जडेजा को भारत में होने वाली आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है? तो आईसीसी वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया में अक्टूबर में। अफगानिस्तान की टीम है उसके ये वेंटर बनेंगे या बने हैं अजय जडेजा। ये पहले कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया के 1992 से 2000 के बीच में। इन्होंने क्रिकेट मैच खेले थे, और ये 15 टेस्ट मैच इन्होंने खेले, और साथ में 15 टेस्ट मैच में 576 रन बनाए थे।
ठीक है। और उसके बाद जिसमें 4 अर्धशतक और शामिल थे और इन्होंने 50s बनाई, बट कोई भी सेंचुरी नहीं बना सके। 96 इनका जो है बेस्ट स्कोर रहा था। लेकिन ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने 6 शतक लगाए थे, 6 सेंचुरीज, और उसके साथ साथ 50, माफ़ कीजिएगा 30 जो है वो 50s लगाई थी। और साथ में जो है 196 मैचों का उनको एक्सपीरियंस रहा है। ओडीआई इन्होंने 196 मैच खेले हैं, एक दिवसीय। और टोटल रन जो थे इनके 5359 रन बनाए थे इन्होंने टोटल अपने कैरियर में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में कौन नौसेना उप प्रमुख बने हैं? तो नौसेना उप प्रमुख जो तरुण सोबती हैं, इनको बनाया गया है। तरुण सोबती ने वाइस एडमिरल रहे हैं संजय महेंद्रू, इनका स्थान लिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तरुण सोबती जो है बेसिकली इन्होंने 38 साल की सेवा दी है इंडियन नेवी को। और इन्होंने, संजय महेंद्रू ने, और 38 साल की सेवा के बाद ही रिटायर हो रहे हैं। और तरुण सोबती ने जो है ये 35 साल अपनी सेवाओं के पूरे किए हैं। इसके बाद इनको वाइस एडमिरल बनाया गया है। और दूसरी बात जो है तरुण सोबती को लेकर ये भी है कि जो करवार सेंटर बन रहा है नेवी का, जो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा, उसकी शुरुआत में या फिर उसके पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के इनका नाम चर्चा में रहा है। बेसिकली इन्हीं के नेतृत्व में ये करवार सेंटर बन रहा है। ये कर्नाटक में बन रहा है और ये एशिया का माना हुआ सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनेगा, और चाइना और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने एक्चुअली में जुलाई 1988 में नौसेना में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और 35 साल का, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने सर्विसेज दी हैं। और इसमें ये आईएनएस निशंक, आईएनएस कोरा या आईएनएस कोलकाता को कमांड भी कर चुके हैं। और भारत में जो भारतीय दूतावास है वहाँ मास्को में, रसिया में, उसके भी ये वहाँ पर नेवल अधिकारी रह चुके हैं, नेवल अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग, जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है 2023 में, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? तो टोटल 47th रैंकिंग पर इंडिया रहा है। और ये ऊकला जो ये सर्वे करवाता है वो कंपनी है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये सर्वे हुआ। पहले जो है इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी G20 जितने भी देश हैं उन G20 कंट्रीज़ में, जैसे मैक्सिको है या यूके है, जापान, ब्राज़ील है, तो इनकी रैंकिंग बाद में है। लेकिन इंडिया की रैंकिंग जो है 47th बनी है। और इंडिया की जो स्पीड है, जो इंटरनेट स्पीड है, वो इंटरनेट स्पीड 50.21 Mbps बोली गई है। इसके लिए इनको 47 पॉइंट जो है रैंक मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पर यूएई रहा है, और दूसरे नंबर पे कुवैत रहा है, और तीसरे नंबर पे नॉर्वे रहा है। माफ़ कीजिएगा, दूसरे नंबर पे एक्चुअली में कतर रहा है ना। फिर कुवैत है थर्ड पे, और फोर्थ नंबर पे में नॉर्वे है। तो पहले जो 3 रैंकिंग है वो तीनों की तीनों गल्फ कंट्री हैं। और इसमें जो यूएई की जो स्पीड है वो 210.89 Mbps की स्पीड
प्रोवाइड करी जाती है। वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आई है हाई स्पीड यूएई में, जिसको फर्स्ट रैंक मिली है। तो ये करंट अफेयर्स 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे। इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे उनको मैंने आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से समझाया। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने जीएस तैयारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपको डेली का करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको अदर नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है किसी एग्ज़ाम का या फिर सिलेबस है, तो वहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और साथ में gstayari.com ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। और gstayari.com में आपको एडिटोरियल और ओपिनियन या आर्टिकल्स को लेकर के अलग से एक हेडर है, उसको अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो उस पर जो जितने भी एडिटोरियल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के या फिर द हिंदू के या फिर किसी इम्पोर्टेंट पेपर के, तो वो सभी जो हैं आपको हिंदी में मिल जाएंगे। साथ साथ जीएस तैयारी ऐप पर पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी जो भी जैसे एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी हाल ही में टीईटी का, तो उसके लिए क्लासेस हो रही हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है जीएस तैयारी, आप डालेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ बेसिक नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके अलावा हाँ, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली और टेस्ट सीरीज़, फिर उसमें जो है आपको जो क्लास का है वो क्लास नोट्स, वो सभी चीज़ें आपको वो पेड ग्रुप में आपको मिलती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप gstayari.com जाएं, वहाँ से जो है आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जीएस तैयारी ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको जो है जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं वो भी मिलेंगी, और साथ में जो बेसिक जीके नोट्स हैं और अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो पेड कोर्सेज हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेकर के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लास या वीडियो अपलोड होते रहेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से ही आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे जैसे टीईटी एग्ज़ाम करीब आता जाएगा तो वैसे वैसे जो है आपको जो इतना भी करंट अफेयर्स है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है लेकर के है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, या फिर कोई रैंकिंग है इंडिया की, या साथ में जो है कोई भी अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर कोई भी विधेयक लाया गया है या कानून बना है भारत सरकार के द्वारा, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, थॉरो रिवाइज किया जाएगा पूरी तरह से करंट अफेयर्स को इस यूट्यूब चैनल पर जीएस तैयारी पर। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, नए करंट अफेयर्स को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।